वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 39। इससे पहले हम लोगों ने 38 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 39, जो कि बेनिफिशियल होगा, जो कि लाभकारी होगा आपका एएलपी टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी जेई के लिए, एमटीएस सीजीएल स्टेनो, सीपीओ सीएचएसएल, बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपका साइंस का क्वेश्चन बनता है, मतलब जिसमें आपका साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपको पता होगा कि हमारा चैनल, आपको देख के पता लग ही रहा है कि बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं है, बस हमें एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हम लोग अपने इस चैनल को मोनेटाइज करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। बेसिकली मुझे पता है कि आपको पसंद आना ही है, फिर भी अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड साथ में ही कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है क्या कि विजिबल रेडिएशन यानी कि दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी। दृश्य विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन बोलते किसको हैं, वैसा रेडिएशन जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं या फिर जिसको हम लोग देख पाते हैं उसको विजिबल रेडिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग उठा लीजिए अपना टीवी का रिमोट, ठीक है। टीवी का रिमोट जैसे देखोगे उसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी बटन प्रेस करना, देखना वो बल्ब जलेगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा। फिर आप लोग क्या करना कि उस बटन को दबाए रखना एंड कैमरा से देखना तो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये रेज है ना, वो हम लोगों के लिए विजिबल रेडिएशन नहीं है। तो यही पूछा है कि विजिबल रेडिएशन किसने डिस्कवर किया था, दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी। हेनरी बैक्वेरल, आपका गुग्लिल्मो मार्कोनी, आइजैक न्यूटन या फिर आपका रोएंजन ने। तो देखो दृश्य विकिरण का खोज किया था आपका हेनरी बैक्वेरल ने। किसने? हेनरी बैक्वेरल ने। फिर अपना जो मार्कोनी ने क्या किया था, मार्कोनी ने आपका डिस्कवर किया था इसको, टेलीग्राफ को, ठीक है। टेलीग्राफ को डिस्कवर किया था आपका मार्कोनी जी ने। उसके बाद आइजैक न्यूटन, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गया है मुझे। इसका आंसर आइजैक न्यूटन होगा, ठीक है। हेनरी बेक्वेरल ने आपका खोज किया था इसका रेडियो एक्टिविटी का। सॉरी, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड के कारण ध्यान में नहीं रहा। आइजैक न्यूटन जी ने विजिबल रेडिएशन का खोज किया था और हेनरी बेक्वेरल ने आपका रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और विलियम रोएंजन ने, आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के सभी ऑप्शन में जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको पता होगा कि रोएंजन जी ने खोजा था आपका एक्सरे, ठीक है। और एक्सरे के बारे में हम लोगों को क्या पता है, एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका यूज हम लोग फ्रैक्चर को ढूंढने में मेनली करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि विजिबल रेडिएशन का खोज यानी डिस्कवर किया था आइजैक न्यूटन ने। अच्छा छोड़ो उसको रहने दो। और हेनरी बैक्वेरल जी ने खोजा था रेडियो एक्टिविटी को। मार्कोनी ने डिस्कवर किया था टेलीग्राफ को या फिर टेलीग्राफ बनाया था। उसके बाद रोएंजन ने आपका एक्सरे को डिस्कवर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। दूर दृष्टि दोष को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष को किसके उपयोग से ठीक करेंगे, बायफोकल लेंस, कन्वेक्स लेंस, ट्राइफोकल लेंस या कॉनकेव लेंस। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, हालांकि एक बार इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप खुद ही कर पाओगे। तो देखो आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई नहीं, मैं हूँ यहाँ बताने के लिए
कि अगर आपका इमेज यानी कि अगर इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसको छोटा करना होगा, रुको मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपका इमेज जो है एक 3 स्थिति बनता है। एक तो इमेज रेटिना से पहले बन जाए, ठीक है, और इमेज रेटिना के बाद बने, ये दो परिस्थिति बनता है ना। देखो एक तो आपका रेटिना से पहले बने और एक रेटिना के बाद बने। तो रेटिना से पहले अगर बनता है तो उसको मायोपिया बोलते हैं, पहले अगर बन गया तो उसको मायोपिया बोलते हैं, और अगर बाद में बना तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रो। मुझे यहाँ लिखना ही पड़ा, फिर उसका मतलब क्या हुआ यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि लिखने में फिर टाइम लग जाता है। तो अगर पहले रेटिना से पहले अगर इमेज बन रहा है तो उसको मायोपिया बोलते हैं, जिसको कि नियर साइटेडनेस मतलब पास दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको कि सही किया जाता है आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण से। अगर इमेज रेटिना के पहले बनता है तो उसको मायोपिया बोलते हैं या फिर निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको कि नियर साइटेडनेस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको सही किया जाता है कनकेव लेंस के द्वारा। अगर इमेज रेटिना के बाद बन रहा है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस विच मीन्स दूर दृष्टि दोष बोला जाता है, और इसको सही करते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस से यानी उत्तल लेंस से, ठीक है। फिर एक होता है प्रेस बायोपिया, जो कि हमारे एज के कारण होता है, मतलब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे चांस होने का मतलब प्रेस बायोपिया होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये होता है लेंस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। अब लेंस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है ये, तो इसको सही करते हैं बाईफोकल लेंस से, मतलब एक तरफ इसका नीचे कुछ पार्ट में आपका कॉनकेव लेंस होगा, कुछ का पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। एक होता है कैटरैक्ट यानी कि इसको मोतियाबिंद हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लेंस के ऊपर ही एक लेयर ऐसे पीला कलर का जो है मार्ड कलर का एक लेयर बैठ जाता है। मान लो ये लेंस है तो आपका यहाँ पे एक लेयर बैठ जाता है, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं यानी मोतियाबिंद बोलते हैं। और ये सही कैसे होगा? अब जैसे ही ये जो बैठा है आपका, मान लो ये लेंस है, यहाँ पे कोई चीज़ आके बैठ गया कोई, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो इसको हटाने के लिए इसका किया जाता है सर्जरी, यानी कि अगर आपको कैटरैक्ट होता है तो आपको सर्जरी करके ही सही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी लेंस अगर थमा देंगे तो वो आपको दिखने लगेगा फिर से। जब तक ये आपका लेयर जो है नहीं हटेगा तो तब तक आपको वो नहीं दिखेगा, और इसके लिए हम लोगों को उस लेयर को हटाने के लिए सर्जरी करना पड़ता है। मतलब मोतियाबिंद का इलाज क्या है? सर्जरी करवाना पड़ता है। और दो बीमारी होती है जिसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस मतलब पूरा तरह से दिखना ही बंद हो जाता है। एक होता है ग्लाइकोमा, इसका हिंदी में भी ग्लाइकोमा ही बोलते हैं, और एक होता है ट्रैकोमा। ये देखो ग्लूकोमा जो होता है ना, ग्लूकोमा आपका जेनेटिक होता है, ठीक है, जीन में ही होता है ग्लूकोमा। और ट्रैकोमा जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण। तो इन दोनों के कारण होता क्या है, अपना ऑप्टिक नर्व जो होता है वो ही डैमेज हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को दिखना बंद हो जाता है। हालांकि चलिए अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, अब इसका उत्तर देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को कैसे सही करेंगे? बायफोकल लेंस से नहीं। बायफोकल लेंस से हम लोग किसको सही करते हैं बताओ? बायफोकल लेंस से हम लोग प्रेस बायोपिया को सही करते हैं। किसको? प्रेस बायोपिया को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेस बायोपिया, इसको सही किया जाता है बायफोकल लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग, अच्छा कॉन्वेक्स को छोड़ता हूँ, कॉनकेव लेंस से हम लोग करेंगे मायोपिया को यानी कि पास दृष्टि दोष को, और दूर दृष्टि दोष को हम लोग करेंगे आपका उत्तल लेंस से यानी हाइपरमेट्रोपिया को। हाइपरमेट्रोपिया का जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीट किया जाता है, सही किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, सही उसको कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल्स। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर, मतलब क्वेश्चन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझाता हूँ, देखता हूँ अगर मेरे से कार वार बन जाए तो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद तो नहीं कि कार वार बनेगा। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। अब किस पट्टी में दूँ मैं? चलो यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे एक मिरर लगा होता है ना, उस पट्टी में भी मिरर लगा होता है। तो ये साइड मिरर जो होता है, ये साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। किस दर्पण का यूज करते हैं एज अ साइड मिरर ऑफ व्हीकल? कॉनकेव का। कॉनकेव का काम क्या होता है? ये
मैंने बता चुका हूँ पहले भी। कॉनकेव का काम होता है इमेज को बड़ा कर देना, इमेज को बड़ा कर देना। तो समझो कि अगर मान लो ये गाड़ी है और इसको बड़ा करके इतना बड़ा दिखा दिया तो क्या, और उस इमेज उस मिरर में जगह बचा बाकी सब के वाहन को दिखाने के लिए, बाकी सब व्हीकल दिखाने के लिए? नहीं। इसका मतलब हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, मान लो इतना बड़ा अगर हम लोगों का मिरर है और इसमें एक ही गाड़ी को इतना बड़ा दिखा रहे हैं और दूसरा गाड़ी आया तो इतना बड़ा दिखा रहे हैं, मान लो 3 गाड़ी आ गया तो उसके लिए तो जगह ही नहीं है ना। इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ नहीं करते हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर का यूज़ नहीं करते हैं साइड मिरर के रूप में। उसके बाद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों को कैसे यूज़ करेंगे? प्लेन का भी यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं कॉन्वेक्स का। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना ऑब्जेक्ट को यानी इमेज को बहुत छोटा बना देता है, जिसके कारण हम लोग मल्टीपल व्हीकल्स को एक साथ देख पाएंगे अपने मिरर में। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ठीक है, अगर अब मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, अगर नहीं किए हो तो। बाकी अगर कर दिए हो तो एकदम एकदम ये वाला लाल वाला दिल आपके लिए। ठीक है, वैसे तो मेरे पास है नहीं, फिर भी जितना सा बचा कुछ है वो आपके लिए ही है। At which temperature is the density of water maximum? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को आप लोग समझ लो ऐसे गाढ़ापन से, इस तरह से आप समझ लो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि ये एक टाइप में आपका शहद है और दूसरा में आपका पानी है। ठीक है, तो गाढ़ा ज़्यादा ये होगा ना, शहद ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये ज़्यादा डेंस होगा, इस तरह से समझो। ये कम डेंस होगा, लेस डेंस होगा देन शहद। तो आई होप कि आपको डेंसिटी क्या होता है इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो पूछ रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा? किस तापमान पर होगा? 244 केल्विन, 273 केल्विन, 247 केल्विन और या 277 केल्विन? तो इसका आंसर मुझे तो पता है, पर क्या आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता है। इसका आंसर होगा 277 केल्विन। अब देखो 277 केल्विन, ये तो हम लोगों का ऑप्शन केल्विन में था। अगर क्या हो ऑप्शन केल्विन में ना दे के फ़ारेनहाइट में दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि 277 केल्विन जो होता है वो बराबर होता है 39 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और क्या हो अगर आपका फ़ारेनहाइट में भी ना हो तो आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मैक्सिमम होता है। ये तीनों का तीनों मैंने बता दिया कि ऑप्शन अगर आपका केल्विन में हो तो 273 पर टिक करना, फ़ारेनहाइट में हो तो 39 डिग्री पे टिक करना, या सेंटीग्रेड में हो या सेल्सियस में हो तो 4 डिग्री पे टिक करना। ठीक है, इन्हीं सब पे सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे, हाई मैक्सिमम डेंसिटी होता है ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे के एग्जाम में पूछा जाएगा? क्या ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं सर, ये है साइंस और ये क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन है, तो ये कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये आपका सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि आपका साइंस में पूछा जाता है। या फिर कैसे पहले वाला क्वेश्चन मैंने देखा, तो क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे में पूछा जाएगा या एसएससी में पूछा जाएगा? क्या ये किसी भी स्टेट एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। नहीं तो आप देख लेना किसी भी स्टेट एग्जाम का उठा के जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हो फिजिक्स से। अब ये मैंने रखता है, मैटर करता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं या नहीं। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर बन रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन ही मैं पिक करके लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम जलती हुई मोमबत्ती, देखो जलती, जलन जलन, हर जगह जलन हो रहा है, बताओ क्या करे इंसान। बाहर निकलता है तो धूप जलाता है, अंदर बैठते हैं तो किसी का जो है सक्सेस देख के जलने लगते हैं। What will happen if we cover a burning candle with glass jar? यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दे तो क्या होगा?
ये मुझे याद आया कि आपका एनसीईआरटी में एक क्रियाकलाप करके होता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके होता है, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं था वैसे, वो एक्सपेरिमेंट ही था। ये मैं बना रहा हूँ अपना, एक सेकंड भाई, कैसा कैंडल बना दिया मैं। हट हट गए, ये जलेगा कैंडल अपना, ये भी मस्त नहीं बना, हटो। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे यही कर लेता हूँ ना, पीला कलर ले लेता हूँ, एकदम कैंडल जलाऊंगा। उसके बाद यह, अब मज़ा आया ना। ये कैंडल बना दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें वाइट कलर लेके एक जार बनाता हूँ। ये जार से मैं इसको ढकने वाला हूँ। ये है आपका जार, और अब मैंने इसे दिया है ढक। अब क्या होगा, फ्लेम विल स्लो डाउन, लो धीमी हो जाएगी। इट विल कंटिन्यू बर्निंग, यह जलती रहेगी। इट विल स्टॉप बर्निंग, यह जलना बंद कर देगी। या फ्लेम विल बी हायर, लो ऊंची हो जाएगी। अब इसका आंसर तो बहुत इजी है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले बताओ मुझे, जो जलन होता है, हाँ इंसान वाला जलन नहीं, दूसरे की खुशी देख के जलने वाला नहीं, वो वाला जलन, आग वाला, ये जलता क्यों है? ये जलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो आग लगता है। ठीक है, अब इस जार में जितना भी ऑक्सीजन होगा तब तक तो ये जलेगा। ऑक्सीजन ख़त्म तो धीरे धीरे ये लौ बुझना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पूरी तरह से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, ये जो लौ है ये जलना बंद कर देगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे इसका आंसर ये वाला भी हो सकता है कि फ्लेम विल स्लो डाउन, लेकिन ये कुछ ही टाइम तक होगा, उसके बाद तो वो जलना बंद ही कर देगी ना। तो ये जलना बंद कर देगी, इट विल स्टॉप बर्निंग, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 5 का सी। लेकिन अगर मान लो सी ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही होता, क्योंकि जैसे हम लोग उस पर ग्लास जार रखेंगे तो वो धीरे धीरे जब उसका जो फ्लेम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जितना एयर उसको मिल रहा था उतना एयर अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? बल्ब, कभी बल्ब को छू के देखना। ठीक है, जब बल्ब अच्छे से जल रहा हो तो फिर जैसे तुम बल्ब को छुओगे तो बल्ब बोलेगा हाउ डेयर यू, तुमने मुझे छूने की कोशिश या हिम्मत कैसे की, और वो जलने के कारण जो है आपका हाथ जला देगी, पूरा गुस्से से हाथ जला देगी। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे आपका बल्ब जो है हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत केतली, इसमें भी गरम गरम एहसास आपको मिलेगा, और जब आप आयरन को छू लोगे तो अजीब सी गर्मी आपको लगेगी। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक आयरन में भी आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अरे हीट के कारण ही तो कपड़ा सही, आपका कपड़ा जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें जो भी ये होता है, क्या बोलूँगा उसको मैं, हम लोग उसको घुमसना बोलते हैं। तो जो भी उसमें होता है, मतलब सीधा सा बात है, हीटिंग के कारण ही वो सीधा हो जाता है। और इलेक्ट्रिक केटल में भी आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन वर्किंग ऑफ अ फैन, पंखे का कार्य करना बिल्कुल भी हीटिंग से संबंधित नहीं है। हालांकि पंखा भी गर्म होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीट कर रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसका आंसर ये मत देना कि भाई पंखा भी तो गर्म हो रहा है, पंखा गर्म होता है नो, लेकिन वहाँ पे जो है पंखा का चलने में हीटिंग इफेक्ट का काम नहीं है, लेकिन बल्ब का जलने में हीटिंग इफेक्ट काम करता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता तो बल्ब नहीं जलता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता तो भी पंखा चलता, क्योंकि पंखा का चलना हीटिंग इफेक्ट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, मैंने आपसे करवाया है 3 wires of resistance 3 ohm, 6 ohm and 9 ohm are connected in parallel। देखो मैंने आपको सीरीज में करवा दिया। सीरीज में क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, और अभी लेके आ गया पैरेलल। तो बात फिर इसके बाद तो रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, या फिर बनता है तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
तीन तारों का प्रतिरोध 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम है। चलो मारते हैं। R1 मान लेते हैं 3 ओम, R2 मान लेते हैं 6 ओम और R3 मान लेते हैं 9 ओम। अब जो समांतर में जुड़े हैं, देखो अगर आपने नहीं देखा है कि समांतर सर्किट होता कैसे है, तो मुन्ना भाई देख लेना, सर्किट दिख जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मान लो R1 है, R2 है, R3 है। अब जिसने कभी सर्किट ही नहीं देखा तो उसको मैं दिखा देता हूँ सीरीज में कैसा दिखता है। ये आपका सीरीज है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पैरेलल है। तो सीरीज में अगर जलता है तो उसको थोड़ा बता देता हूँ। ये वाला भी आपका सीरीज में है, R1 R2 R3। तो इसमें अगर रिजल्टेंट हमको चाहिए होगा तो कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। रिजल्टेंट अगर रेजिस्टेंस देखना होता है कि ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस लग रहा है तो हम लोग इस तरह निकालते हैं। लेकिन जब पैरेलल में ऐसे लगा होता है तो यहाँ पे हम लोगों को रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है 1/R1, अरे यार 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो लगाते हैं रिजल्टेंट। ऐसे लगा देंगे तुम्हारा, सॉरी 1/R नहीं लिखना था मुझे, या ऐसे लिखना था R। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/R1 के जगह 1/3, फिर 1/6, फिर 1/9 ऐसे लिखना होगा। तो ये सबको मिटा देता हूँ, सबको मिटा दे, साल हटो। अब यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग बच्चा जैसा एलसीएम, 3 6 9। आओ सिखाता हूँ तुम्हें एलसीएम लेना कैसे लिया जाता है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9। यहाँ पे फिर 2 और 3 एक प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा 3 × 2 × 3। वाह, एकदम मज़ा आ रहा है। 3 2 6, 6 3 18, एलसीएम आ गया 18। अब यहाँ पे हम लोग 18 चिपका देंगे। अब देखो 3 से 18 को भाग देंगे तो 3 6 18 होता है। अब 6 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 1 6। अब उसी तरह 6 से 18 को भाग देंगे तो 6 3 18। फिर 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, 9 2 18, तो यहाँ पे 2, यानी कि 6 3 9 और 2 11, 11/18 ओम। ये रहा हम लोगों का प्यारा सा आंसर। अब ऑप्शन में झांकते हैं और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सीरीज में बता दिया और पैरेलल में भी बता ही दिया। तो इसके बाद अगर कभी भी आपका रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बनता है तो मुझे उम्मीद है और यकीन है और भरोसा है कि आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को कर दोगे, है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं, कर पाओगे या नहीं? चलिए अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रेफाइट एटम इज। अब हम लोगों को ग्रेफाइट परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन बताना है। ग्रेफाइट का तो बाद में बताएंगे, पहले अपने को पता तो हो कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, पता तो होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, किसका बताऊँगा, चलो 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 ऑक्सीजन का बताता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, 2 और 6, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ चलो ऐसा ही मान लेता हूँ ना, चलो क्या दिक्कत है। ये यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियर बना देता हूँ, 2 को बनेगा, एक वो यहाँ पे, एक वो यहाँ पे। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ ना, देखने में मज़ा आना चाहिए। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे 2 को इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब क्या इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 4 4 4, लेकिन वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा अंतर है। ये लिखा था क्या नहीं है, इसमें क्या काम है इसका पता नहीं, लेजर पॉइंटर का। अब इसका निकालता हूँ वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकलता है, आपका देखो बाहर में 6 है ना, तो इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। होता है ना 2 8 18 32, ये तो पता होगा आपको। तो 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा
और 8 में से इसको माइनस कर देंगे 6 को, यानी कि 2, 2 इसका वैलेंसी है। अब यहाँ पे पूछा है ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट तो आपका एक एलोट्रॉप है ना कार्बन का, तो अब मतलब ओवरऑल आपका कार्बन का पूछ रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपसे पूछ किसका रहा है? कार्बन का पूछ रहा है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के रख दिया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रॉप है। तो ग्रेफाइट का तो अपना कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, वैलेंसी तो होगा नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो हम लोग निकालते हैं कार्बन का। कार्बन का जब हम लोग ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 4। क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कलर बदलता हूँ क्योंकि रंग बदलना हमारी फितरत है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, जरूरत के अनुसार रंग बदल जाते हैं। व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ लेड? शीशा का रासायनिक प्रतीक क्या है? शीशा लेड है, ठीक है, ये इसका आंसर है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। पहले मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन था एक, कि उसको पीट पीट के आपका चादर बना देते हैं, और अभी पूछा है पीट के नहीं, खींच खींच के उसका तार बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं? तो धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी या मेलिएबिलिटी? तो देखो डक्टिलिटी तो इसका आंसर होगा तन्यता, ये तो सबको पता होगा। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? जब किसी चीज़ में सोल्यूबल हो जाता है तो वो सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ में घुल जाना। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में घुल रहा है तो उसको सोल्यूबल बोलते हैं, यानी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। रिएक्टिविटी, किसी चीज़ से अगर रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी करते हैं। और आपका है तन्यता, दोनों में कहा लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा मेलिएबिलिटी, विच मीन्स अगर उसको हम लोग मोड़ मार देते हैं, है ना, एक छड़ है, ये छड़ है, इसको हम लोग मोड़ के एकदम गोल गोल बना देंगे, है ना, दादी की रोटी गोल गोल वाला, मम्मी की रोटी गोल गोल, इस तरह गोल गोल बना देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, वो चादर वादर भी खींचने वाला जो होता है ना, उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हो, या फिर इसको मेलिएबिलिटी को वो भी बोल सकते हो। मेलिएबिलिटी का काम क्या होता है? मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे खींच गोल गोल, मतलब मोड़ मोड़ के दूसरा शेप दे देना, उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। या फिर अगर मान लो यही आपका छड़ है, इसको हथौड़ी से पीट पीट के चादर बना देना, ये भी मेलिएबिलिटी में ही आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज डज नॉट कंटेन टिन? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु टिन नहीं होता? अब मिश्र धातु होता क्या है? जब एक धातु, मतलब एक से अधिक धातु से मिलकर कोई एक, कैसे बताऊंगा, एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर कोई एक मेटल बनता है तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। अब देखते हैं गन मेटल, जिसमें टिन नहीं है, वो बात बाद में देखेंगे। पहले अपने को पता होना चाहिए कि गन मेटल जो बना है वो किस किस से बना है। तो गन मेटल आपका बना है कॉपर से, टिन से और जिंक से, ठीक है। अब बॉल मेटल, सॉरी बॉल नहीं, ये बेल है, तो बेल मेटल बना है आपका ब्रॉन्ज से, और आपका बना होता है टिन से। एसएन का मतलब टिन होता है, ठीक है। ब्रास, ब्रास बना होता है कॉपर से और जिंक से। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बना होता है किससे? ये बना होता है कॉपर से और टिन से। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज लिख दिया, यहाँ भी ब्रॉन्ज पहले से है। अगर इसको हम लोग फर्दर तोड़ हैं तो इसका क्या मतलब है? कॉपर, टिन और क्या क्या बच गया बे? हाँ, कॉपर और टिन ही हुआ ये, ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? किस में टिन आपको नहीं देखने को मिल रहा है? एसएन किस में नहीं देखने को मिल रहा है? यहाँ एसएन है, यहाँ एसएन है, यहाँ भी एसएन है। इसका आंसर है ये वाला, जिसमें कि एसएन नहीं है, उसी में तो टिन नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। विथ, अच्छा क्लास लंबा खिंच गया क्या? विथ विच सब्सटेंसेस डज सिल्वर रिएक्ट एंड टर्न ब्लैक? चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर काली हो जाती है? और इंसान किसके साथ रिएक्ट करके काली हो जाती है, बताओ। चलिए, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर काली हो जाती है? कार्बन, जिंक, मैग्नीशियम या सल्फर? तो चांदी जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके काला हो जाता है, सॉरी काली हो जाती है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोग किसके साथ रिएक्ट करके लाल हो जाते हो, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी डे कब मनाते हैं? तो टीबी का डे भी होता है
बस आपका बर्थडे नहीं, टीवी का भी कोई ना कोई दिन होता है। और टीवी डे हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपना बर्थडे तो सबको ध्यान होता है, कभी टीवी का भी बर्थडे याद रखो। बचपन में बहुत टीवी देखे हो, तो इसका बर्थडे भी याद रखना जरूरी है ना। 24 मार्च को याद रखना कि टीवी डे मनाते हैं। ग्लूकोज हैज डैश कार्बन मॉलिक्यूल्स। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो जाओ ग्लूकोज का एक शरबत बना के पी जाओ। होता है C6H12 and O6। ठीक है, यही होता है। और इसमें अब देखो तुम, ग्लूकोज में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अभियो नहीं दिख रहा है क्या? चलो मैं आपके लिए और जूम जाम करता हूँ। कितना जूम जाम करूँगा? बहुत ही ज़्यादा, जब तक आपको दिख ना जाए। ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है? ये यही है मॉलिक्यूल्स। अब बता दो, अब तो बता ही दोगे। अरे इतना हलवा बना दिया तुम्हारे लिए जी। 6 मॉलिक्यूल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिच इन यीस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खमीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। बी 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 सुनाई दे रहा है आपको क्या? अंदर से अंतरात्मा का आवाज़ सुनो। बी 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 आ रहा है ना? इसका आंसर हो जाएगा बी। विटामिन बी में आपका, सॉरी, ईस्ट में यानी खमीर में विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से होता है। तो अगर आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, या फिर आपको चाहिए आपका, क्या बोलता हूँ इसे, फेस में थोड़ा सा ग्लोइंग, ग्लोइंग फेस इसको बोलते हैं ना, फेस ग्लोइंग लिख देता हूँ मैं, अब ग्लोइंग कहाँ से लिखने जाऊँ। या फिर आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो खाइए खमीर को। ठीक है, खाइए खमीर यानी यीस्ट को जाके खाइए, और विटामिन बी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। सही में मिलता है यीस्ट में। तो जाके आप लोग विटामिन बी का सेवन करना चाहते हैं तो टैबलेट नहीं, खमीर खाइए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। बताइए आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, 15 में से आप लोग यहाँ पे कितना स्कोर किए ये भी बता दीजिएगा। बाकी यहाँ तक देख रहे हो तो एक थैंक यू तो बनता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैलीग्राफी करता हूँ, एकदम आपके लिए स्पेशल थैंक यू बना रहा हूँ। आइए देखिएगा, आहा ये देख लो। अबे हट जा, ये मच्छरवा भी आप ये काटता है। देख मेरा ससुरा, हम थैंक यू लिख रहे हैं। एक इमोजी बना देता हूँ आपको। ये मैं हूँ, ठीक है, जो हंस रहा है। चलिए ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट भेज दूँगा।